अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि जोसेफ कॉनरेड का एक नोवेला है उसके अंदर थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म को ट्रेस आउट करेंगे। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को समझने की कोशिश की थी और उनका कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश की थी। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम हार्ट ऑफ डार्कनेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर इम्पीरियलिज्म को पोर्ट्रे किया गया है। हार्ट ऑफ डार्कनेस एक ऐसा वर्क है कि जिसके अंदर बहुत सारे थीम्स हैं। इसके अंदर कॉलोनियलिज्म का भी थीम है, इसके अंदर रेसिज्म का भी थीम है, इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन का भी थीम है, इसके अंदर कल्चरल क्लैश का भी थीम आपके सामने आता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम इसके अंदर है वो थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म है हमारे पास। ये जो नॉवेला है ये ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल किस तरीके से है? ऑटोबायोग्राफिकल इस तरीके से है कि जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो इटसेल्फ बेल्जियन कॉन्गो का विज़िट करते हैं और वहाँ पर वो कॉलोनियल रूल के नुमाइंदे के तौर पर एक्ट करते हैं। तो जो थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म है वो इन्फ्लुएंस है कॉनरेड के अपने विजिट्स से जो कि उसने बेल्जियन कॉन्गो के अंदर किया। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो उसके अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनका नतीजा है। यानी प्लॉट को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो जो चीज़ बयान की गई है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। वो किसी न किसी दौर के अंदर जोसेफ कॉनरेड के ऊपर बीत चुकी है जिसका उन्होंने अपने प्लॉट के अंदर जिक्र किया है। अब जो थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म है उसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास सबसे पहले नोवेला के अंदर कब आती है कि जब रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन का जिक्र किया जाता है। यानी जब रोम को ब्रिटेन ने कब्जे में लिया तो जब उसका जिक्र किया जाता है तो नोवेला में पहली दफ़ा थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म हमारे सामने आता है। तो उसके बारे में जोसेफ कॉनरेड ने कहा कि ये जो कॉन्क्वेस्ट है ये एक रॉबरी है विद वायलेंस। अब कोई अगर कॉलोनियल पावर है वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर कब्जा करती है तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है वाइट मैन्स बर्डन। यानी उसके जो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमने जो लोकल नेटिव्स हैं जो कि कैनिबल्स हैं, सैवेजेस हैं, उन्हें सिविलाइज करना है। हत्ता कि ये उनका प्राइमरी मोटिव होता है जो कि ऑन पेपर होता है। हाउएवर जो उनका अल्टीरियर मोटिव होता है, जो उनका रियल एजेंडा होता है, रियल मोटिव होता है, वो ये होता है कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उस पर्टिकुलर टेरिटरी, उस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों की है वो करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स वहाँ से हमने हासिल करने हैं। अब ऐसी कॉन्क्वेस्ट जो होती, ऐसी फतवात होती हैं, उन्हें इस तौर पर जस्टिफाई किया जा सकता है कि अगर जो कॉन्करर्स हैं वो कोई सिविलाइजेशन का कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करें किसी कॉलोनी के अंदर, बट ये नहीं हो सकता। आप अफ्रीकन कॉलोनीज़ के अंदर देखें, कोई कंस्ट्रक्टिव या सिविलाइजेशन का वर्क नहीं हुआ, जस्ट एक्सप्लॉयटेशन हुई। आप एशियन कॉलोनीज़ के अंदर देखें जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं, उनके अंदर भी जस्ट एक्सप्लॉयटेशन ही हुई। पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोट है कि जब भी थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म आए हम इसको कोट कर सकते हैं। अब जो वाइट मैन्स बर्डन है वो ये कहता है कि आपने नेटिव्स को सिविलाइज करना है, लेकिन नेटिव्स को सिविलाइज करने को छोड़कर जो कॉलोनाइजर्स थे वो एक्सप्लॉयटर बन गए। एक्सप्लॉयटर वो इस वजह से बने कि उन्होंने जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उन्हें एक्सप्लॉयट करना था कॉलोनीज़ के और ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स हासिल करने थे। यही उनके कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के पीछे बेसिक मोटिव और हिडन एजेंडा था। The Belgian company sent their agents to Congo for the trade of ivory। अब हमारे नावल के प्लॉट के अंदर बेल्जियन कंपनी का जिक्र है कि जो कि अपने एजेंट्स को कॉन्गो भिजवाती थी ताकि वो हाथी दांत को हासिल कर सके। तो आइवरी यहाँ पर क्या एक्ट करती है? आइवरी एक्ट करती है टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आइवरी एक्ट करती है टूल ऑफ कॉलोनाइजेशन, आइवरी एक्ट करती है एक ऐसे टूल के तौर पर कि जो कि कॉलोनाइजर्स इस्तेमाल करते हैं लोकल्स या नेटिव्स को एक्सप्लॉयट करने के लिए। आइवरी सर्व्स एज अ टूल ऑफ इम्पीरियलिज्म टू एक्सप्लॉयट द लोकल। अब आइवरी क्या सर्व करती है? इम्पीरियलिज्म का एक टूल है कि जिसके ज़रिए लोकल्स या नेटिव्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है। आइवरी डोमिनेट्स द थॉट ऑफ मिस्टर कर्ट्स। अब हमारे पास जो कंपनी का एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर और इम्पॉर्टेंट एजेंट है कि जो बहुत ज़्यादा आइवरी
एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका से अपनी कॉलोनी को, वो मिस्टर कर्ट्स है। तो आइवरी का जो थॉट है, जो आइवरी की सोच है, जो आइवरी के बारे में हर वक्त सोचना और उसे इकट्ठा करना और अपनी जो कंपनी है उसमें पहुंचाना, वो मिस्टर कर्ट्स के थॉट प्रोसेस और उसके कॉग्निटिव पैटर्न का हिस्सा बन चुका है और साइकोलॉजिकली उसको उसने अपहेल्ड कर दिया। उसके नज़दीक कोई भी फीलिंग हो, कोई भी कंपैशनेट फीलिंग हो, उसकी वैल्यू वो कितनी है, जस्ट वो आइवरी हासिल करने को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझता है ज़िंदगी का। अब थीम ऑफ इंपीरियलिज्म कहाँ से जाहिर होगा? थीम ऑफ इंपीरियलिज्म को जाहिर करने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट कोट्स हैं जो हमने पहले भी जिक्र की, अब जिक्र करते हैं। जो मार्लोफ है उसने नेटिव्स की बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन देखी। कभी तो वो नेटिव्स रेलवे ट्रैक के ऊपर काम कर रहे होते थे, कभी उन नेटिव्स को मारा जाता था, धमकाया जाता था कॉलोनाइजर्स की तरफ से। तो यहाँ पर हमें कोट देखते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल मोस्टली ब्लैक एंड नेकेड मूव्ड अबाउट लाइक एंट्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोट है हमारे पास के बहुत सारे लोग जिनका कलर कम्प्लेक्शन ब्लैक था और उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। ये जाहिर करती है एक्सप्लॉयटेशन को, यानी आप वहाँ पर हुक्मरान बने हुए हैं, आपने कब्ज़ा किया हुआ है, तो आपने लोगों को इतना एक्सप्लॉयट किया गया है कि आपने उनके जिस्म से कपड़े तक छीन लिए हैं और वो आर्ट्स की तरह मूव कर रहे हैं। अब कॉलोनाइजर्स के नज़दीक जो नेटिव्स थे उनकी मिसाल जस्ट एक चूंटियों की तरह थी। तो यहाँ पर जो जोसेफ कॉनरेड है उसने भी बड़ा हार्श किस्म का रवैया रखा है लोकल पॉपुलेशन के साथ कि जब उन्होंने नेटिव्स को आंट से तशबीह दी, यानी उसके नज़दीक भी जो नेटिव्स हैं वो एक चूंटी की तरह हैं। अब ये जो कोट है ये क्या जाहिर करती है? ये जाहिर करती है कि इंपीरियलिज्म किस तरीके से डिजास्टर्स है और इंपीरियलिज्म के रेवेजेस क्या क्या हैं। आई कुड सी एवरी रिब द जॉइंट ऑफ देयर लिम्स वर लाइक नॉट्स इन द रोप, ईच हैड एन आयरन कॉलर ऑन हिज नेक। अब यहाँ पर किसी जुर्म की सज़ा मिल रही है नेटिव पॉपुलेशन को। अगर जुर्म की सज़ा किसी सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर दी जाती है तो उसके भी कोई रूल असूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि जिसके नतीजे में जो लोकल पॉपुलेशन है उनको तबाह करना है, बर्बाद करना है। तो हम इन लाइंस के अंदर देख सकते हैं कि हर पसली जो है, हर जॉइंट्स है वो नॉट की तरह है, यानी आप उसे काउंट कर सकते हैं और उनकी जो गर्दन है उसके ऊपर एक आयरन कॉलर मौजूद है। These black figures crouching under the trees, leaning against the trunks and clinging to the earth slowly. They were dying slowly, it was very clear. They were not enemies, they were not criminals, they were nothing earthly. Now nothing but black shadows of disease and starvation lying in the greenish gloom. अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी के टर्म्स के अंदर देखें तो जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो नेटिव्स थे, वो किसी ज़माने में सेंटर के तौर पर एग्जिस्ट करते थे और जो कॉलोनाइजर्स थे वो पेरिफेरी के तौर पर एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जब कॉलोनियल रूल अफ्रीका के अंदर आया तो जो नेटिव्स थे उन्हें पेरिफेरी में शिफ्ट कर दिया गया और जो कॉलोनियल रूल था या कॉलोनियल पावर थी वो सेंटर के अंदर आ गई। जब कॉलोनियल पावर सेंटर के अंदर आ गई, उसने कॉलीदी पोजीशन संभाल ली, तो उसने जो लोकल्स थे उनकी एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दी। ताकि हालात इतने अबतर थे कि वहाँ पर अफ्रीका के अंदर बीमारियाँ थी, लोग भूखे मर रहे थे, उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती रखी जाती थी, उनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, उनका कोई सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल स्टेटस कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर एक और कोट जो कि जाहिर करती है कि किस तरीके से जो इंपीरियलिस्टिक रूल है या इंपीरियलिस्टिक पावर है वो इन्फीरियर्स को अपने आप से बहुत ज़्यादा कमतर समझती है। तो एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। अब कॉनरेड्स ने इंपीरियलिज्म को डिस्कस किया, लेकिन उसने इंपीरियलिज्म को एक ख़ास नुक्ता नज़र से डिस्कस किया जिसके अंदर जो कॉलोनाइजर्स यानी एक्सप्लॉयटर्स थे और कॉलोनाइज्ड यानी कि जो एक्सप्लॉयटेड थे उनके लिए भी मैसेज था। वो मैसेज इस कोट के अंदर था, इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन बोथ एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड आर करप्टेड। यानी ये कॉलोनाइजर्स को सिर्फ उसने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, जबकि जो कॉलोनियल रूल के अंडर कॉलोनीज थी उन्हें भी क्रिटिसाइज़ किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ मैं यहाँ आपको बताता चलूँ जो आपने एज अ लिटरेरी स्टूडेंट अपने माइंड में रखनी है। अगर हम इस प्लॉट को अंडरस्टैंड करते हैं जो जोसेफ कॉनरेड का, तो एक चीज़ उसके अंदर नज़र आती है कि जोसेफ कॉनरेड ने जो लोकल पॉपुलेशन है उनका जो इमेज पेश किया वो हमारे पास ये पेश किया, जो लोकल्स हैं वो हर लिहाज से इन्फीरियर हैं, उनका अपना कोई कल्चर नहीं है, अपना सोशल सेटअप नहीं है, स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी में एक टर्म आती है द एम्पायर राइट्स बैक, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि काउंटर नैरेटिव।
अब इसका जो काउंटर नैरेटिव है वो चिन्हुआ एचेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट में दिया, जिसमें उसने कहा कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसका डायलेक्ट भी है, लैंग्वेज भी है, कल्चर भी है, सोसाइटी भी है और रिलीजन भी है। तो आपने जब भी इन दोनों नॉवेल्स को देखना है तो इन दोनों को कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करके पढ़ना है, तो फिर आपको रियल मीनिंग समझ लगेगा कि किस तरीके से पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के अंदर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और उस नैरेटिव को काउंटर किया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो को हम करते हैं एंड। वीडियो को थम्स अप दें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।